आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का हमारा चैप्टर 10 है साउंड, यानी कि साउंड चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू होते हैं। पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि आपको करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। साउंड कैन ट्रेवल थ्रो, यानी कि साउंड किस किस में ट्रेवल कर सकती है। गैस ओनली, सॉलिड ओनली, लिक्विड ओनली। तो देखिए, जो साउंड जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रेवल कर सकती है, यानी कि जो ऑप्शन जो डी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो साउंड जो है वो सबसे ज़्यादा जो साउंड की जो है स्पीड होती है वो होती है सॉलिड के अंदर, उसके बाद होती है लिक्विड के अंदर, और सबसे कम जो स्पीड होती है वो होती है गैस के अंदर। यानी कि साउंड तीनों के साथ चल सकती है, लेकिन साथियों वैक्यूम के अंदर साउंड नहीं चलती। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइस इज़ लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रिक्वेंसी। तो देखिए, मिनिमम फ्रिक्वेंसी किसकी है। देखिए, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जिसकी आवाज़ पतली होगी उसकी मैक्सिमम होगी, लेकिन यहाँ पे बेबी गर्ल, बेबी बॉय, अ मैन, ए वुमेन। तो यहाँ में जो बेबी गर्ल है उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। हमें क्वेश्चन पूछा गया है मिनिमम, तो मिनिमम जो फ्रिक्वेंसी होगी यानी कि सबसे मोटी जो आवाज़ होगी ए मैन की, यानी कि एक व्यक्ति की जो होगी वो सबसे ज़्यादा मोटी आवाज़ होगी, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी सबसे कम होगी। तो जो मैन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर। फ्रिक्वेंसी ऑफ ए साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच, यानी कि फ्रिक्वेंसी जो साउंड की जो है वो पिच के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि पिच ज़्यादा होगा तो साउंड की फ्रिक्वेंसी भी अधिक होगी। हियर द पिच ऑफ ए मैन इज़ मिनिमम, इस प्रकार जो पिच है मैन का कम है तो मैन का पिच कम है तो फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, कम होगी। तो इस प्रकार जो ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टिक ट्रू और अगेंस्ट दोज विच आर ट्रू, यानी कि जो ट्रू है उसके लिए टी लिखना है और जो फेल्स है उसके लिए एफ लिखना है। तो देखिए, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, क्या साउंड वैक्यूम में चल सकती है। तो बिल्कुल साउंड वैक्यूम में नहीं चल सकती, तो ये कथन हमारा क्या है, ट्रू है। देखिए, मैंने पहले ही बताया आपको कि साउंड जो है उसको ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडिया चाहिए, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे गैस हो। लेकिन वैक्यूम यानी कि निर्वात, जहाँ पे वायु नहीं होती है वहाँ पे साउंड ट्रेवल नहीं करती। तो ये बात जो है ये ट्रू है, यानी कि वैक्यूम इज़ एन एनक्लोज प्लेस इन विच देयर आर नो मोलिक्यूल ऑफ मैटर, यानी कि वैक्यूम वह स्थान है जहाँ पे कोई भी माध्यम के मोलिकुल्स नहीं होते हैं। देयर फॉर इस प्रकार साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रो वैक्यूम, इस प्रकार जो साउंड जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। देयर इज़ नो मोलिक्यूल और एटम टू इंट्रोड्यूस वाइब्रेशन, इस प्रकार जो है वैक्यूम के लिए या वैक्यूम में जो वाइब्रेशन जो होता है मोलिकुल्स का वो संभव नहीं है। इस प्रकार जो है साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, तो ये कथन जो हमारा क्या है, ट्रू है, यानी कि ये कथन सत्य है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, यानी कि एक सेकंड में ऑसिलेशन की संख्या ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। देखिए, ये कथन जो क्या है, यानी कि ये असत्य कथन है, यानी कि एक सेकंड में जो ऑसिलेशन की संख्या है उसे कहते हैं दोस्तों फ्रिक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी नहीं दिया है, यहाँ क्या दिया है, टाइम पीरियड, यानी कि एक सेकंड में जो ऑसिलेशन की जो संख्या है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, तो नहीं कहते हैं इसको। ये कथन हमारा क्या है, फेल्स है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी कहते हैं। अगर यहाँ टाइम पीरियड के स्थान पर फ्रिक्वेंसी होता तो हमारा कथन क्या हो जाता, ट्रू, लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है, जबकि टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड जो होता है वो एक जो ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लगने वाला समय होता है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज नाउन एज इट्स फ्रिक्वेंसी, यानी कि जो ऑसिलेशन एक सेकंड में जो होते हैं वह कहलाती है फ्रिक्वेंसी, न कि टाइम पीरियड। तो हमारा जो कथन ये क्या है, गलत था, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका फेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आपके लिए क्लियर कर रहा हूँ। इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग इज लार्ज, अगर एम्पलीट्यूड का मान अधिक है तो साउंड फेबल होगी, यानी कि साउंड जो होगी वो मृदु होगी, यानी कि साउंड जो है वो धीमी होगी। तो ऐसा नहीं है, एम्पलीट्यूड अगर अधिक है तो जो साउंड है वो जो है वो भी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होगी। तो ये कथन क्या है, फेल्स है, यानी कि ये असत्य कथन है। तो देखिए, साउंड इज़ फेबल फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड, यानी कि स्मॉल एम्पलीट्यूड वाली साउंड के लिए क्या होगा, साउंड फेबल होगी। लेकिन एम्पलीट्यूड यहाँ पे ज़्यादा दिया हुआ है तो जो साउंड है वो भी क्या होगी,
वो फेबल नहीं होगी, ठीक है, वो भी हाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी का जो क्वेश्चन है, फॉर ह्यूमन ईयर यानी कि हमारी कान के लिए द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज यानी कि 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज होती है। तो ये कथन हमारा सत्य है, यानी कि हमारा जो कान होता है, हमारा जो ईयर होता है, उसके लिए जो ऑडिबल रेंज है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज होती है, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। तो ऑप्शन जो है हमारा ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये कथन क्या है, ट्रू है। यानी कि हमारी जो कान की जो रेंज है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं। ओके, तो ये ट्रू हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट है द लोअर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, अगर लोअर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच, यानी कि फ्रिक्वेंसी अगर कम है तो पिच अधिक होगा। तो ये कथन क्या है, असत्य कथन है, यानी कि ये कथन क्या है, असत्य यानी कि फैल्स है। देखिए, द पिच ऑफ ए साउंड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रिक्वेंसी, यानी कि फ्रिक्वेंसी अगर अधिक है तो पिच भी अधिक होगा। एज द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेटिंग इंक्रीज, अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी वाइब्रेशन की तो जो पिच है वो भी बढ़ेगा। इस प्रकार जो वॉइस है वो भी पतली हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोअर फ्रिक्वेंसी जो है वाइब्रेशन हो रहा है उसकी पिच अधिक होगी। तो ये कथन क्या है, असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ वाला, अनवांटेड और अनप्लेजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक, यानी कि अनवांटेड जो साउंड जो होती है उसको म्यूजिक कहते हैं। बिल्कुल ये असत्य कथन है, यानी कि अनवांटेड साउंड को हम म्यूजिक नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, नॉइज़ कहेंगे, यानी कि उसको हम शोर कहते हैं। अनवांटेड और अनप्लेजेंट साउंड को हम क्या कहते हैं, नॉइज़ कहते हैं, यानी कि शोर कहते हैं, ठीक है। और यही हमारे ध्वनि प्रदूषण का कारण बन जाता है। अगला है नॉइज़ पोल्यूशन में कोज पार्शियली हियरिंग इम्पेयर्ड, यानी कि नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से, यानी कि ध्वनि प्रदूषण की वजह से, यानी कि पार्शियली यानी कि हम टेम्परेरी रूप से क्या हो सकते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड हो सकते हैं, यानी कि बहरे हो सकते हैं। तो ये बात क्या है, सत्य कथन है। यानी कि अगर लगातार हम शोर वाले वातावरण में रहेंगे तो हम क्या हो सकते हैं, बहरे हो सकते हैं, पार्शियली बहरे हो सकते हैं, परमानेंट नहीं। लेकिन यहाँ पे जो है ट्रू कथन है, यानी कि नॉइज़ वाले वातावरण में, शोर वाले वातावरण में रहने से क्या होगा, हम पार्शियली हियरिंग इम्पेयर्ड हो सकते हैं, यानी कि ध्वनि से संबंधित हमारे कानों में प्रॉब्लम हो सकती है। इफ़ वन इज़ द सब्जेक्टेड टू लाउड अनप्लीजेंट साउंड कंटिन्यूली, अगर अनप्लीजेंट साउंड में हम लगातार रहेंगे, लंबे समय के लिए रहेंगे, देन इट मे बी कोज टेम्परेरी हियरिंग इम्पेयर्ड, यानी कि अस्थायी रूप से हम क्या हो जाएंगे, हियरिंग इम्पेयर्ड हो जाएंगे, यानी कि सुनने की जो हमारी क्षमता हो कमज़ोर हो जाएगी लगातार इस तरह के वातावरण में रहने से। फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहला दिया हुआ ए नंबर का, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लगने वाला समय क्या कहलाता है, इसे कहते हैं हम टाइम पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लगने वाला समय क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। अगला है लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि कोई भी जो लाउडनेस है ध्वनि की वो किसके द्वारा नोट की जाती है, डिटरमाइंड की जाती है, तो वो एम्पलीट्यूड के द्वारा डिटरमाइंड की जाती है, यानी कि उसके जो एम्पलीट्यूड होगा उसके ऊपर ये जो डिपेंड करती है। तो एम्पलीट्यूड के द्वारा ही ये जो है लाउडनेस तय होती है, यानी कि जो आवाज़ की जो लाउडनेस तय होती है, जिसे हम आयाम भी कहते हैं। एम्पलीट्यूड को क्या कहते हैं, आयाम, यानी कि जिसका आयाम अधिक होगा उसका जो है लाउडनेस भी अधिक होगी। अगला है सी वाला क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी, यानी कि फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या है, तो फ्रिक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज, यानी कि फ्रिक्वेंसी को काय से मापते हैं अपन, हर्ट्ज से मापते हैं। ओके, और इसके लिए चिन्ह जो होता है HZ का चिन्ह यूज किया जाता है। तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एक सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन की जो संख्या है वह कहलाती है फ्रिक्वेंसी। अनवांटेड साउंड, यानी कि जो अनवांटेड जो साउंड है या अनप्लेजेंट जो साउंड है वो क्या कहलाती है, तो उसे हम नॉइज़ कहते हैं, यानी कि उसको क्या कहते हैं, शोर कहते हैं या नॉइज़ कहते हैं। इसकी वजह से जो है ध्वनि प्रदूषण होता है। नेक्स्ट, स्टिलनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइंड, यानी कि जो साउंड की जो स्टिलनेस होती है वो किसके द्वारा डिटरमाइंड की जाती है, तो वो फ्रिक्वेंसी के द्वारा डिटरमाइंड की जाती है। तो यहाँ आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। यानी कि जो स्टिलनेस जो होती है साउंड की वो फ्रीक्वेंसी के द्वारा नोट की जाती है, डिटरमाइंड की जाती है।
अब आपके अगला क्वेश्चन है, अ पेंडुलम ओसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड, यानी कि एक पेंडुलम जो है 40 बार ओसिलेट कर रहा है 4 सेकेंड में। तो देखिए वो 1 सेकेंड में कितनी बार करेगा, वो 10 बार करेगा। कितनी बार करेगा, 10 बार, क्योंकि 40 बार कर रहा है वो 4 सेकेंड में। तो 2 सेकेंड में करेगा वो 20 बार, जबकि 1 सेकेंड में करेगा 10 बार। तो इसका टाइम पीरियड यानी कि एक ओसिलेशन को कंप्लीट करने में लगने वाला समय टाइम पीरियड निकालना है, और हमें फ्रिक्वेंसी भी निकालनी है, यानी कि 1 सेकेंड में कितना ओसिलेशन हो रहा है वो निकालनी है। तो देखिए टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ओसिलेशन, यानी कि टाइम पीरियड वह समय काल है, यानी कि 1 सेकेंड में जो ओसिलेशन की संख्या है वो टाइम पीरियड है। और फ्रिक्वेंसी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ओसिलेशन पर यूनिट टाइम, यानी कि एक यूनिट टाइम में जो नंबर ऑफ ओसिलेशन होते हैं वो फ्रिक्वेंसी कहलाती है। इस प्रकार टाइम हमारा दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड है। और नंबर ऑफ ओसिलेशन जो दिए गए हैं, नंबर ऑफ ओसिलेशन दिए हैं, यानी कितने ओसिलेशन कर रहा है 4 सेकेंड में, तो वो कर रहा है 40 ओसिलेशन। तो अब हमें क्या निकालना है, फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी बराबर होता है नंबर ऑफ ओसिलेशन बटे लगने वाला समय, यानी कि फ्रिक्वेंसी न्यू बराबर नंबर ऑफ ओसिलेशन, ओसिलेशन की संख्या 40 है और लगने वाला समय है 4 सेकेंड। तो यहाँ पे 4 सेकेंड हो जाएगा। देखिए 4 से हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 10, और 1/सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, हर्ज लिख सकते हैं, यानी कि 10 हर्ज। इसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड में जो ओसिलेशन की संख्या कितनी है, 10 है। अब हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड इन्वर्स होता है किसका, फ्रिक्वेंसी का, यानी कि फ्रिक्वेंसी का ये उल्टा होता है, यानी कि टाइम पीरियड बराबर 1/फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी को हम न्यू से भी डिनोटेड करते हैं, तो टी बराबर 1 अपॉन, तो न्यू का मान है हमारे पास 10, और यहाँ पे 1/सेकंड भी कह सकते हैं या हर्ज कह सकते हैं। तो 10 1/सेकंड, ये जो सेकंड है ये ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि बटे के भी बटे में है ये। और ये जो 1/10 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1, कितना आ जाएगा, 0.1 सेकंड आ जाएगा, यानी कि 0.1 सेकंड के अंदर एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, यानी कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लगने वाला समय है 0.1 सेकंड है। ओके, नेक्स्ट है, द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस, यानी कि मॉस्किटो जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, व्हेन इट्स वाइब्रेट्स, जब ये वाइब्रेट होता है तो इट्स विंग एट एन एवरेज रेट ऑफ द 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जो वाइब्रेशन की संख्या कितनी है, 500 है, यानी कि 500 है। तो इसका टाइम पीरियड हमें निकालना है। तो देखिए टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रिक्वेंसी का उल्टा होता है, यानी कि फ्रिक्वेंसी का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टाइम पीरियड निकालना। तो टाइम पीरियड बराबर 1 अपॉन, और फ्रिक्वेंसी दे रखी हमारी 500 और हर्ट्ज में है, तो 1/सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसको 1/सेकंड भी लिख सकते हैं। तो एक ऊपर है और नीचे 500 है, तो जब हम इसका भाग देंगे इसमें तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो हम यहाँ लगा देंगे दशमलव, जैसे दशमलव लगा तो एक क्या हो जाएंगे 10, फिर भी नहीं जा रहा तो एक जीरो और लगा देंगे, फिर हो जाएंगे 100, फिर भी 500 का 100 में नहीं जा रहा तो एक जीरो और लगा देंगे, फिर एक और जीरो ऊपर लगा देंगे। इस प्रकार ऊपर हो जाएंगे 1000 और नीचे हो जाएंगे 500। 500 का 1000 में कितनी बार जाएगा, 2 बार भाग जाएगा। तो अब यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा सेकंड। ठीक है, तो इस प्रकार 0.002 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। तो 0.002 यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इसका, यानी कि जो टाइम पीरियड जो है, यानी कि एक ओसिलेशन को कंप्लीट करने में लगने वाला जो समय है वो है 0.002 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग, यानी कि जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उन पार्ट का नाम बताना है और उनको पहचान करनी है। तो देखिए जो ढोलक होता है उसके अंदर क्या वाइब्रेट करता है, तो ढोलक जो होता है उसके अंदर वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है, जो हेड होता है स्ट्रेच मेम्ब्रेन जिसे हम हेड कहते हैं वही वाइब्रेट होती है और साउंड प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे स्ट्रेच मेम्ब्रेन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेच मेम्ब्रेन। अगला है, सितार जो होता है उसके अंदर तार होता है वो वाइब्रेट करता है। इन सितार द स्ट्रेच स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को हम वायर कहते हैं, वो प्लग्ड होती है यानी कि बंधी हुई रहती है
व्हेन दे वाइब्रेट, वह वाइब्रेशन करती है और प्रोड्यूस साउंड, यानी कि सितार के अंदर जो वायर होता है यानी कि जो स्ट्रेच स्ट्रिंग होती है वह वाइब्रेट करती है, जबकि ढोलक के अंदर स्ट्रेच मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है। देखिए फ्लूट का मतलब जो बांसुरी होती है उसके अंदर एयर कॉलम जो होते हैं यानी कि हवा के जो स्तंभ होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। इन फ्लूट द एयर कॉलम, यानी कि यहाँ पे एयर कॉलम जो है इनसाइड वाइब्रेट्स, वो वाइब्रेट करते हैं। वेल व्हेन ब्लोन विद विच प्रोड्यूस, जब ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, हवा के जो कॉलम होते हैं वो स्तंभ जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। तो ढोलक के अंदर जो तनी हुई मेम्ब्रेन होती है वो वाइब्रेट करती है, जबकि सितार के अंदर जो है तना हुआ तार वाइब्रेट करता है जिसको स्ट्रिंग कहते हैं। जबकि एयर कॉलम किस में वाइब्रेट करते हैं, वो करते हैं आपके बांसुरी यानी कि फ्लूट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉइज़ एंड म्यूज़िक, यानी कि जो नॉइज़ जो होता है यानी कि शोर, और म्यूज़िक जो होता है जिसे हम सुनते हैं, उन दोनों में क्या अंतर है। कैन म्यूज़िक, क्या कभी म्यूज़िक भी नॉइज़ बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। जब म्यूज़िक को हम हाई वॉल्यूम पे सुनेंगे तो वो भी क्या बन सकता है, वो नॉइज़ बन सकता है, यानी कि वो शोर हो सकता है या शोर बन सकता है। नॉइज़ इज़ एन अनप्लीजेंट साउंड, यानी कि नॉइज़ क्या है, अनप्लीजेंट साउंड है, यानी कि शोर की तरह बन जाता है। विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ इरेगुलर वाइब्रेशन, इरेगुलर यानी कि अनियमित वाइब्रेशन के कारण जो ये जो होता है अनप्लेजेंट साउंड जो जनरेट होती है। म्यूज़िक इज़ ए साउंड, म्यूज़िक एक साउंड है विच इज़ प्लीजेंट, जिससे हमें सुनने में अच्छा लगता है। यस लेकिन साथियों म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक कैन समटाइम बिकम नॉइज़, म्यूज़िक भी कभी कभी नॉइज़ हो जाती है। व्हेन इट इज़ प्लेड एट ए वेरी हाई वॉल्यूम, जब इसको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पे हम सुनते हैं, लाउड स्पीकर के द्वारा आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, तब ये क्या हो सकता है, ये नॉइज़ बन सकता है यानी कि शोर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां प्रश्न, लिस्ट सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन किस किस की वजह से होता है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण किन किन के कारण होता है। आपके चारों ओर कौन कौन ध्वनि प्रदूषण करने वाले जो हैं वो स्रोत हैं उनके बारे में बताना है आपको। तो देखिए ध्वनि प्रदूषण विभिन्न स्रोतों के द्वारा हो सकती है। सबसे पहले हैं, फॉलोइंग आर द मेजर सोर्स ऑफ द नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन के बहुत सारे सोर्सेज हैं। पहला है साउंड ऑफ व्हीकल, जो आपके जो व्हीकल के जो हॉर्न होते हैं उनके साउंड भी ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। एक्सप्लोजन दैट इंक्लूड ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, यानी कि जो क्रैकर्स जो होते हैं पटाखे फूटते हैं, और एक्सप्लोसिव यानी कि पटाखे की फूटने की आवाज़ से भी साउंड पोल्यूशन होता है, यानी कि नॉइज़ पोल्यूशन होता है। साउंड ऑफ द मशीन्स एंड लाउड स्पीकर, मशीन और लाउड स्पीकर की लगातार आवाज़ जो होती है हाई वॉल्यूम वाली, वो भी नॉइज़ पोल्यूशन का कारण बनती है। और साउंड ऑफ टेलीविज़न, अगर टीवी की आवाज़ हम ज़्यादा सुन रहे हैं या ट्रांजिस्टर रेडियो वगैरह की आवाज़ हाई वॉल्यूम पे सुन रहे हैं तो वो भी नॉइज़ पोल्यूशन का कारण बनती है। और साउंड ऑफ द किचन एप्लियंस, यानी कि हमारे जो किचन के जो उपकरण हैं वो भी साउंड पोल्यूशन के कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 10वां क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज़ पोल्यूशन इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन के लिए जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो किस तरह से नुकसानकारी होता है। तो देखिए नॉइज़ पोल्यूशन इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन, यानी कि मनुष्य के लिए ध्वनि प्रदूषण जो है नुकसानकारी होता है। क्यों होता है, इट मे कोज मेनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, इसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न परेशानियां हो सकती है, जैसे इंसोम्निया, हाइपरटेंशन यानी कि अति तनाव हो सकता है, अनिंद्रा इंसोम्निया यानी कि अनिंद्रा हो सकती है, नींद नहीं आएगी, हेडेक यानी सिर दर्द हो सकता है, स्ट्रेस यानी कि तनाव हो सकता है, मे इवन लीड टू लॉस ऑफ हियरिंग, कभी कभी हमें सुनने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सभी जो है ध्वनि प्रदूषण की वजह से होता है। देखिए यहाँ पे 11वां क्वेश्चन है हमारा, योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय ए हाउस, यानी कि आपके जो पेरेंट्स है घर खरीदना चाहते हैं। दे हैव बीन ऑफर्ड वन ऑन द रोड साइड, एक जो है रोड साइड है और दूसरा है रोड से 3 लेन दूर है, यानी कि 3 जो है कतार दूर हैं, रोड से दूर हैं। विच हाउस वुड यू सजेस्ट योर पेरेंट्स, कौन सा जो है हाउस आप अपने या कौन सा मकान अपने पेरेंट्स को खरीदने के लिए आप प्रीफर करोगे। आपको आंसर देना है यहाँ पे, आई वुड, आपको आंसर देना है। देखिए आंसर, आई वुड सजेस्ट दैट द हाउस बी 3 लेन अवे फ्रॉम द रोड साइड, यानी कि जो रोड साइड से 3 लेन दूर है उस घर को मैं खरीदना चाहूँगा या उसको खरीदने की सुझाव दूंगा। क्योंकि बिकॉज यानी कि इसलिए कह रहा हूँ मैं, यानी कि इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ जो कि 3 लेन दूर है रोड से। बिकॉज द हाउस नेक्स्ट टू द रोड साइड, ये रोड साइड से दूर है, विल बी मोर नॉइजली, यानी कि जो रोड के पास है उसमें नॉइजली यानी कि आवाज़ ज़्यादा आएगी,
मोर नॉइजली होगी कंपेयर टू द हाउस 3 लेन अवे फ्रॉम द रोड, यानी कि जो 3 लेन दूर है रोड से वहाँ पे ध्वनि जो प्रदूषण है वो कम होगा और ध्वनि प्रदूषण कम होगा। तो मैं जो है 3 लेन दूर वाले जो हैं उस हाउस को ख़रीदना प्रीफर करूँगा, क्योंकि जो रोड के नज़दीक है उस वो ध्वनि प्रदूषण का कारण बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा अगला क्वेश्चन है स्ट्रेच लेरिंग्स, यानी कि लेरिंग्स का डायग्राम बनाना है, स्केच करना है। स्केच लेरिंग्स डायग्राम और एक्सप्लेन करना है इसके क्या फंक्शन है अपने शब्दों में। तो लेरिंग्स इज ए पार्ट ऑफ द थ्रोट, ये गले का पार्ट होता है। इट मूव्स व्हेन वी स्वेलो समटाइम समथिंग्स। देयर आर 2 वोकल कॉर्ड, यहाँ 2 वोकल कॉर्ड है इनसाइड के अंदर, यानी कि इनसाइड द लेरिंग्स, लेरिंग्स के अंदर 2 वोकल कॉर्ड है। द एयर पासेस थ्रू अ स्मॉल गैस, इसके बीच में एयर गुजरेगी। यहाँ पे जब एयर गुजरेगी स्मॉल गैप में, ठीक है, तो क्या होगा, लंग्स फोर्स, लंग्स इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। द एयर इनटू द स्पेस, जैसे एयर बाहर निकलेगी और हम इससे स्पीक कर पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। दिस वाइब्रेट द वोकल कॉर्ड, इसकी वजह से हमारा जो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करेगा जिससे साउंड प्रोड्यूस होगी, यानी कि रिजल्टिंग इन द प्रोड्यूसिंग साउंड। तो दिस इज़ वाई लॉरिंग्स इज़ आल्सो नोन एज साउंड बॉक्स, यानी कि लॉरिंग्स को हम क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड। और हमारा आखिरी और अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, लाइटनिंग एंड थंडर, यानी कि जो लाइटनिंग है बिजली और थंडर जो है बिजली की आवाज़, टेक प्लेस इन द स्काई, दोनों ही स्काइज के अंदर एक ही टाइम पर आती है या एक ही टाइम पर जनरेट होती है, एट द सम डिस्टेंस, एक कुछ दूरी पर। लेकिन लाइटनिंग इज सीन अर्लियर, यानी कि जो लाइटनिंग को हम जो है जब बिजली आकाश चमकती है तो उसको अपन आसानी से जल्दी से देख पाते हैं, लेकिन जो उसकी थंडर है यानी कि जो आवाज़ है वो हमें देरी से सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए सिंपल सा रीज़न है कि जो लाइट की जो स्पीड है वो अधिक होती है किसकी स्पीड की तुलना में, साउंड की स्पीड की तुलना में। तो हमारे तक जो है सबसे पहले क्या आएगी, लाइट आएगी, उसके बाद हमें आवाज़ सुनाई देगी। तो देखिए लाइटनिंग एंड थंडर टेक प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम, दोनों ही सेम टाइम पर होती है, एंड एट द सेम डिस्टेंस, और दूरी भी उनकी सेम है। जबकि लाइटनिंग इज सीन अर्लियर, लाइटनिंग हमें पहले दिखाई देगी, एंड थंडर इज़ हर्ड लेटर, और थंडर जो हमें यानी कि जो है उसकी जो आवाज़ है बिजली की वो बाद में आएगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज़ ग्रेटर, यानी कि स्पीड जो होती है लाइट की वो ज़्यादा है देन द स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड की तुलना में। तो जिसकी स्पीड पहले है यानी कि लाइट की स्पीड पहले है तो हमारे पास पहले लाइट आएगी, और जो साउंड की स्पीड कम है तो वो बाद में आएगी, तो लाइट पहले आएगी, और साउंड जो है यानी कि थंडर जो है उसकी जो है आवाज़ वो बाद में सुनाई देगी। ठीक है, तो लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन थंडर, यानी कि लाइट जो है वो थंडर की तुलना में फास्टर चलती है, तेज़ी से चलती है, उसके लिए उसकी आवाज़ जो है हमें बाद में सुनाई देगी, जबकि जो बिजली है उसकी जो वो हमें पहले दिखाई देगी। तो कई बार हम देखते हैं कि जब बारिश के दिनों में बिजली गड़गड़ाती है तो बिजली के साथ साथ हमें आवाज़ भी सुनाई देगी, लेकिन आवाज़ थोड़ी देर के बाद आती है, लेकिन बिजली की चमचमाहट हमें तुरंत दिखाई देती है। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लाइट की जो स्पीड है वो अधिक है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ थंडर स्टॉर्म्स, यानी कि थंडर की जो स्पीड है वो लो है किसकी तुलना में, लाइट की स्पीड की तुलना में। तो सारे क्वेश्चन हमने देख लिए, आई होप सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।